हिंद। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज में इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लेके हम दोबारा आ गए हैं। क्वेश्चंस आपको पता ही है, स्पेशली जो बच्चे एमएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के बाद उनका एमएनएस का इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होने वाला है। आपके एसएससी के पेपर आने वाले हैं, आपके रेलवे के, सीआरपीएफ के, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपके आने वाले हैं और आगे भी रिलीज होते रहेंगे ऐसे एग्जाम्स। ये स्टैटिक जीके के वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चंस को करने के बाद एटलीस्ट आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि इन एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जिस तरह का भी सीबीटी का एग्जाम होता है, आपको कंप्यूटर बेस्ड जो भी टेस्ट रहेगा, अग्निवीर के लिए दो, चाहे आप डिफेंस के लिए दो, या तो आप क्लरिकल एग्जाम्स के लिए दो, या स्टेट एग्जाम के लिए दो, किसी भी तरह के पेपर के लिए अगर आप देते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है और बार बार आए हैं। इनसे आपको ये आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस ही बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चंस हम आज कवर करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा सा हल्का सा गैप पड़ गया है, बट अभी हम डेली क्वेश्चंस लेके आएंगे। 30 डेली क्वेश्चंस जो आपको स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट होंगे और आने वाले एग्जामिनेशंस में इसमें से क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वन द राइट टू होस्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन 2023। ये राइट किसको मिला है? इंडिया को मिला है। और 139th सेशन जो चाइना में हुआ था, उस टाइम में ये डिसाइड किया गया था कि 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का जो सेशन होगा दैट विल बी इन इंडिया। और वो कौन से महीने से होगा? फ्रॉम मे टू, या मे और जून, इन मंथ्स में ये ऑर्गेनाइज हो सकता है। आपके लिए क्वेश्चन वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी याद रखेंगे आप कि 139th सेशन था जब इसको ये डिसाइड किया गया था कि ये इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड, ठीक है। ऐसे आपको मैं कल एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, उसमें 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स निकली हैं जो आपको 2023 एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स में, करंट बुक्स एंड ऑथर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें कि हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल 1971 द चार्ज ऑफ द गोरखास एंड द अदर स्टोरीज। सो दिस बुक इज रिटन बाय होम? दिस बुक इज रिटन बाय रचना बिष्ट रावत। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? इसमें अगर आप राइट ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। एक बात आपने याद रखनी है कि कल की क्लास में हमने 2022 और अप टू द मंथ ऑफ फेब 2023 आपकी जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुई हैं करंट अफेयर्स में, वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें भी वो सारी जो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपका है कि बुक है 1971 द चार्ज ऑफ द गोरखास एंड द अदर स्टोरीज इज रिटन बाय द रचना बिष्ट रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? Election Commission has hiked the parliamentary constituencies poll expenditure limit. What is the new expenditure limit in the candidates in the bigger state? मतलब bigger and smaller दोनों ही स्टेट के लिए जो एक्सपेंडिचर है इसको इंक्रीज किया गया है। 2022 में इंक्रीज किया गया था इसको। आपके लिए स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देन व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 95 lakhs इन बिगर। यहाँ पे आप एक चीज पे फोकस करेंगे जो आपको बिगर स्टेट्स में, ठीक है, वो लाइन तो बीच में से मैंने खाई ली। यहाँ पे आप देखो कि 95 लाख रुपीस जो है, पहले इसकी लिमिट 70 लाख थी, तो 70 लाख से इस लिमिट को इंक्रीज किया गया है 95 लाख रुपीस इन बिगर स्टेट। अब बिगर स्टेट का मतलब, बोलने का मतलब क्या है? आपको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बनती है, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे इस लिमिट को इंक्रीज किया गया है। स्पेशली अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। और अगर स्मॉलर स्टेट की बात करते हैं तो 54 लाख से ये कितना इंक्रीज किया गया है? 75 लाख रुपीस इंक्रीज किया गया। तो 54 से 75 लाख इंक्रीज किया गया स्मॉलर स्टेट के लिए, और 70 लाख से 95 लाख इंक्रीज किया गया है बिगर स्टेट्स के लिए, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थ्योरी दैट द अर्थ कॉन्स्टिट्यूटेड द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच द सन एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व वाज प्रोपाउंडेड बाय। मींस आपको पता है ये बहुत सारी ऐसी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज होती रही हैं, हमारे साइंटिस्ट ने ये करते ही आए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, स्टैटिक जीके का बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि द थ्योरी दैट द अर्थ कॉन्स्टिट्यूटेड द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जिसके अराउंड सन और अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वो किसने बताई थी? उसके बाद थ्योरीज धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हुई। दैट इज टोल्ड बाय टॉलेमी। टॉलेमी वाज अ रोमन मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर थे वो, बहुत महान। इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का इंटरेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले इन्होंने ये थ्योरी दी थी, दो बाद में ये गलत प्रूफ तो होगी थी, ठीक है ना। आपको पता है कि सन है, सेंटर है, उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मिनिमम फॉरेस्ट कवर। बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन में, और बहुत ही कॉमन और सिंपल क्वेश्चन है कि द मिनिमम फॉरेस्ट कवर नेसेसरी टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए मिनिमम फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर कितना होगा आपका? दैट इज 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अ कंट्री। अगर हम इंडिया की बात बोलते हैं तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये 33% जो है वो होना चाहिए। अभी इंडिया का फॉरेस्ट कवर 24% इंक्रीज हो गया है, पहले ये बहुत ही कम था, बट कुछ स्टेट्स की हालात बहुत खराब है। ये फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू माउंटेनस, अकॉर्डिंग टू प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यूज के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, बट पूरी कंट्री का जितना भी आपका लैंड एरिया है उसमें से 33% फॉरेस्ट कवर होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉट, ड्राई एंड डस्टी लोकल विंड्स इन अ सहारा डेजर्ट इज नोन एज। सहारा डेजर्ट में चलने वाली हॉट, ड्राई, डस्टी लोकल विंड्स को किस नाम से जाना जाता है? सहारा डेजर्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज ऑप्शन योर ए, मतलब ऑप्शन 1 है, दैट इज सिरको, ठीक है। ऑप्शन ए दैट इज सिरको। ये सहारा डेजर्ट में चलने वाली हॉट एंड ड्राई एंड डस्टी विंड्स है। ऑप्शन ए आप यहीं पे देख लेना, थोड़ा पेन चलने में प्रॉब्लम होगी, वैसे भी टेक्नोलॉजी है, कभी ना कभी तो धोखा ये लाइफ में जरूर देती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ रेनेसा इन इंडिया? भारत में रेनेसा का मतलब तो आप जानते ही कि क्या मतलब होता है इसका। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, मीन्स न्यू थॉट्स, मॉडर्न थिंकिंग, और जो एक गुलामी है, इनजस्टिस है, और एक वो जो सारे बॉन्डेज हैं उनसे बाहर निकल के मॉडर्न डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, उनकी तरफ जाना। तो फादर ऑफ रेनेसा इन इंडिया जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामिनेशन में इसको पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आज की क्लास में हम ये जो डेली हम क्वेश्चन लेके आएंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली किन के लिए? जैसे आपका अग्निवीर है, SSC GD है, आपके स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, या भी आपका CRPF का एग्जाम होगा, इस रेलवे के एग्जाम्स होंगे, उस तरह की कैटेगरी के एग्जाम्स में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। द मेटल इज यूज्ड इन अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब दैट इज टंगस्टन। ऑप्शन डी इज राइट, कि जो बल्ब के फिलामेंट में जो मेटल यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? बड़े कॉमन से जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं, ठीक है ना। नामदेवा इज अ भक्ति सेंट। तो नामदेवा जो थे वो भक्ति सेंट कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? भक्ति मूवमेंट में से भी आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। नामदेवा जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। भक्ति मूवमेंट में कृष्ण, शिवा, विष्णु, ठीक है, तो कृष्णा, इस तरह के अलग अलग जो है, इवन उसके बाद आपके सूफिज्म आ जाता है, फिर सिखिज्म में गुरुज आ जाते हैं। तो सारा भक्ति मूवमेंट में से भी काफी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कवर होते ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है दैट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में इंक्लूड होता है? 4th पार्ट में इंक्लूड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है।
तो आपके लिए बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम मेंबरशिप मींस राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम मेंबर जो है वो कितने हो सकते हैं, दीज आर 250, बट अगर एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये कितने हैं 245, जिसमें से 12 मेंबर्स जो हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बट फिर भी बच्चे कभी कभी इसको गलत करके आते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, बट एट प्रेजेंट जो है दैट इज 245। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन प्रेजेंट इन आवर कंट्री। ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन जो हमारे देश में है वो कहाँ पे है, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ और श्रीनगर। दैट इज इन कोलकाता। कहाँ पे है वो, कोलकाता में है। एंड दैट इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट, और मतलब ऐसा क्वेश्चन है कभी कभी मिसलिनियस क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस कवर होते हैं। क्वेश्चन है द आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, और ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है, और अपनी ही तरह का ऐसा एक अकेला साउथ एशिया का बोटेनिकल गार्डन है। एंड दिस इज द ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसएफ कब ऑर्गेनाइज हुई थी। शायद हमने पीछे भी काफी क्वेश्चन करे हैं बीएसएफ में से। ये जितने भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो कब कब बनी है, ये क्वेश्चन है। उनके मोटोज क्या है ये भी आपको करके जाने चाहिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं। बट ये तो मैं आपको फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो वहां पे बहुत बार पूछा गया है कि बीएसएफ कब ऑर्गेनाइज हुआ था। December 1, 1965, स्पेशली जब आपके चाइना और पाकिस्तान के साथ 2 वॉर्स हुई थी 62-65 की। उसके बाद ये देखा गया था कि नहीं, ये ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है बीएसएफ का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म हैज द संयुक्ता एक्सेल्ड। संयुक्ता जो है वो कौन से डांस फॉर्म में एक्सेल्ड करती हैं। तो राइट आंसर है आपका भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक और कुचिपुड़ी। देन संयुक्ता जो है वो कौन से क्लासिकल डांस की मतलब डांसर है, दैट इज ओडिसी, जो क्लासिकल डांस है उड़ीसा का, ठीक है ना। तो ये आपके डांस और डांसर, और स्पेशल ये भी कभी कभी क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। कालाहारी डेजर्ट कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो कालाहारी डेजर्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, साउथ अफ्रीका में। और अगर इसका करेक्ट आंसर देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो द काला। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है साउथ अफ्रीका भी देख के रखा है एंड बोट्सवाना भी देख के रखा है। दोनों ही आपके एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने उठा के रखे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यू कैन सी इन द मैप, इस मैप पे आप देख सकते हो कि आपका कालाहारी डेजर्ट जो है वो साउथ अफ्रीका को भी कवर करता है, थोड़ा पार्ट जो है वो नामीबिया का भी है, और यहाँ पे बोट्सवाना का भी पार्ट है। तो वैसे राइट आंसर में तो आपका ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। बट मैक्सिमम पार्ट जो है उसका कहाँ पे कवर होता है, बोट्सवाना में कवर होता है। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे ए नहीं देंगे, द करेक्ट आंसर विल बी सी। अगर इन ऑप्शंस में से देखना हो तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। बट इसका कुछ पार्ट जो है वो साउथ अफ्रीका में भी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी ना कभी आपको जो है ना वो एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। और प्रॉब्लम जो ऑब्वियस है कि तीनों ही जगह में है, तो वैसे ऑप्शन में उसको साउथ अफ्रीका और दोनों में से एक डालना चाहिए, बट दोनों ही ऑप्शन है। तो जहां पे इसका ज्यादा पार्ट कवर होता है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत। वी ऑल नो दैट द ऑथर ऑफ महाभारत वाज वेद व्यास। कौन थे उसके महाभारत के ऑथर, वेद व्यास। आपकी जितनी भी हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनको जरूर, ये एपिक्स हैं, इनको आपने एक बार जरूर देखना है, क्योंकि ये भी आपके लिए कभी कभी कंफ्यूजन पढ़े हमने होते हैं, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। ये बहुत प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो महाभारत के जो ऑथर है दैट इज वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान मूवमेंट जो है वो किसने शुरू किया था। भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को बोला था कि जो लैंडलेस पीपल है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो बिल्कुल भी लैंडलेस है, उनको क्या देना चाहिए, उनको भूमि लैंड दान में, चैरिटी में दे देनी चाहिए। दैट वाज द भूदान मूवमेंट। और आचार्य विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ने
इसमें पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका अगला क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, दैट इज बेल्जियम, रशिया, जापान और नॉर्वे। देन राइट आंसर इज नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। बड़ा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार आपने एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बट आपके एसएससी जीडी में जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना, ये अग्निवीर के एग्जाम में, तो हम इसमें कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं। रिएक्टर स्केल क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? इसके लिए आपको तो शायद इस बार जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि आपके टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक्स आए हैं, उन्होंने ऑब्वियस है कुछ वहाँ तो बहुत नुकसान हुआ ह्यूमैनिटी को, लॉस तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, बट आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिएक्टर स्केल जो है उसको हम क्या मेजर करते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि अगर आपको पता है 6 से ऊपर रिएक्टर स्केल से अगर आता है, मैग्नीट्यूड का आता है, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। वो हमने देख लिया टर्की और सीरिया में जो हाल हुआ, बहुत टाइम तक वहाँ के लोग उस सदमे, वहीं के लोग नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इससे बहुत ज़्यादा, मतलब ऑब्वियस है कि जहाँ पे भी प्लेट मार्जिन रहते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। उसमें इंडिया, आपका नेपाल, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे एरियाज जो हैं इस टाइम में बहुत ही वनरेबल है अर्थक्वेक के लिए। तो जो टर्की में हुआ, जो सीरिया में हुआ, हमने देखा ही है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी एवरीवेयर इज सेम, और इंडिया ने वहाँ पे जो मिशन चलाया था, मिशन दोस्त, वो भी बहुत अप्रिशिएट किया गया, और हमेशा मुसीबत में फंसे हुए इंसान की मदद करनी चाहिए सारी चीज़ों को भुला के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क इज लोकेटेड, वेयर इट इज लोकेटेड? हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क इज लोकेटेड एट काठमांडू। कहाँ लोकेटेड है? काठमांडू में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द ओनली पर्सन हु वाज ऑनर्ड विद द पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड भारत रत्न एज वेल। इसमें से वो कौन सा पर्सन है जिसको ये सारे ही अवार्ड मिले हैं? देन राइट आंसर इज मदर टेरेसा। व्हाट इज द राइट आंसर? मदर टेरेसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन बी है। द फिल्म गांधी, ठीक है, वॉज प्रोड्यूस्ड बाय, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इसमें ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, इंडिया की अचीवमेंट है, लेकिन इसको इंडियन डायरेक्टर ने नहीं डायरेक्ट किया। तो अगर ऑप्शन में से देखेंगे तो आपको इंडियन डायरेक्टर एक ही ऐसा यहाँ पे डायरेक्टर मिलेगा, या प्रोड्यूसर मीन्स मिलेगा, जिसने कि वो इंडियन नहीं है, प्रोड्यूस्ड बाय है, सॉरी यहाँ पे प्रोड्यूस्ड बाय, दैट इज रिचर्ड एटनबर्ग, ठीक है। रिचर्ड एटनबर्ग ने इसको प्रोड्यूस किया था मूवी को, तो जिसको कि कॉस्ट्यूम के लिए अवार्ड भी मिला था, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच एक्ट्रेस हैज वन द बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल अवार्ड इन 94th ऑस्कर अवार्ड 2022। 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 में जो ऑर्गेनाइज हुए थे, तो लीडिंग रोल के लिए किसको अवार्ड मिला था? हमेशा प्रीवियस का करके जाना होता है, जब भी आप कोई भी अवार्ड्स हैं तो पिछली बार किसको मिले थे वो जरूर करके जाना है आप लोगों ने, क्योंकि वो भी बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो दैट इज एक्चुअली गिवन टू जेसिका चेस्टेन। किसको मिला था? जेसिका चेस्टेन को ये अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल अवार्ड इन 94th ऑस्कर, एंड द नेम ऑफ द मूवी इज द आईज ऑफ टैमी फे, ठीक है। ये मूवी का नाम था जिस मूवी के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, We live on the earth according to the scientists, हम इस अर्थ पे रहते हैं, बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग द प्लैनेट अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट हाउ मैनी ईयर्स एगो? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो आज से कितने साल पहले बनी? ऑप्शन सी आपने देखना है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ये जो अर्थ है हमारी, ये फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following lenses are useful in microscope? माइक्रोस्कोप में से इसमें से कौन से lenses useful है? Convex, concave, curved और none of these? Then right answer is convex. बहुत बार जनरल साइंस के क्वेश्चन आते ही हैं, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो माइक्रोस्कोप के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। The largest and the
सबसे डेंस्ड और सबसे लार्ज प्लैनेट जो कौन सा वाला है, रॉकी, मतलब रॉकी प्लैनेट्स में सबसे डेंसिटी जिसकी सबसे ज्यादा है वो कौन सा वाला प्लैनेट है, ठीक है, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है ना। गैसेस प्लैनेट में नहीं लेंगे आप, ठीक है, मतलब ये आपके इनर प्लैनेट में है, इनर और आउटर तो आप जानते ही है, ठीक है, सोलर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो इनर एंड आउटर प्लैनेट में। द राइट आंसर इज अर्थ, इसका सही आंसर क्या है, अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है। सूरज अगर पूरब में निकलता है तो अर्थ उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी, मींस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। तो एक्सिस में रोटेट करने से दिन रात बनते हैं और सूरज के आगे चक्कर लगाने से ईयर बनते हैं, समझ में आ गया। तो अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कैसे रहती है, वेस्ट टू ईस्ट रहती है। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है, दैट इज बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है बेटा, बिल गेट्स। बहुत बार फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखेंगे बेटा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, दैट इज कि इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस द अमाउंट ऑफ बैंक नोट रिटर्न ऑन इट, बैंक नोट पे कितनी भाषाओं में उसका अमाउंट लिखा होता है, 14, 15, 16 और 17। तो बेसिकली अब 15 और 17 आपको दोनों ही आंसर देखने को मिलते हैं कई जगह पे, ठीक है। तो राइट आंसर है 15, बट 17 क्यों करेक्ट है, क्योंकि 15 लैंग्वेजेस में हमारी हिंदी और इंग्लिश भाषा में जो उसका अमाउंट लिखा है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो वैसे 15 लैंग्वेजेस हैं अगर हम देखें तो, बट हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दे तो 15 लैंग्वेजेस पे उस नोट का अमाउंट जो है वो लिखा रहता है। और वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, एक साइड में हिंदी में लिखा होता है, एक साइड में इंग्लिश में लिखा होता है, उसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी आती है असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। ये तो आपकी कितनी लैंग्वेजेस होगी बेटा, ये होगी 15 भाषाएं जो नोट, जिसमें नोट का अमाउंट लिखा होता है। लेकिन इसके अलावा भी दिस इज इन एडिशन टू हिंदी डिस्प्लेड इन द सेंटर एंड इंग्लिश ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द नोट। हिंदी में सेंटर में, उसके पीछे इंग्लिश में, इनको छोड़ दें तो 15 भाषाएं, इनको मिला ले तो 17 लैंग्वेजेस। तो क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी है। अब एग्जामिनर ने क्या इसका आंसर की लगा रखा होगा वो भी मैटर करता है, ठीक है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस करें। कल फिर हम इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत। जय